हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है, फर्स्ट सैम एम फार्मा फर्स्ट सब्जेक्ट क्यूएमएस की। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड यूनिट के साथ, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है क्वालिटी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है, उसके क्या रोल रहते हैं, आगे उसमें हम कौन से प्रिंसिपल जो हम फॉलो करने वाले हैं उन सब के बारे में हम डिटेल हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रहता है क्यूएमएस। क्यूएमएस हमारा क्या है, सब्जेक्ट का नाम भी हमारा क्यूएमएस ही है और हमारे जो टॉपिक है उसका नाम भी क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का, डॉक्यूमेंट का, किसी प्रोसीजर का, ठीक है, रिकॉर्ड का, प्रोसेस का, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उन सब को कलेक्शन, उन सब का जो एक संगठन बनेगा, एक हम कह सकते हैं कि सबको मिलाकर एक चीज़ बनेगी, वो हमारा क्या रहेगा, क्यूएमएस रहेगा। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा क्यूएमएस है उसको हमने कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है कि हम एक सिस्टम को बनाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे उसकी, जिसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे किसी भी प्रोसेस को, प्रोसीजर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और हम ये प्रिंसिपल्स प्लस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जिसको हमने अचीव करना है, और उसको अचीव करने से हमारा क्या होगा, हमारी जो क्वालिटी है वो हमारी एनहांस होगी। ठीक है, ये रहता है हमारा क्यूएमएस। जो हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारी क्यूएम होगी, क्यूएम क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट, जो रिस्पॉन्सिबल होगी हर एक काम के लिए, हर एक, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, प्रोडक्शन का हो, या किसी भी चीज़ का हो, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। वो क्या करती है, जो हमारा क्यूएम है, जो हमारी मैनेजमेंट है, वो सर्टिफाई करेगी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है वो रिलायबल है, मतलब भरोसेमंद है। ठीक है, भरोसेमंद है, ट्रस्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सर्टिफाई करती है। जो हमारे पास 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं हमारे पास, जो हमारे क्यूएमएस सिस्टम को बनाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटी है उसको हमने क्या करा, प्लान कर दिया। प्लान करने के बाद हमने क्या करा, उसको एश्योर करा। अगर उसमें कोई गड़बड़ लगती है, कोई दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे साथ कंट्रोल हो गया ये, तो हम उसमें कुछ नए चेंजेस लेके आएंगे जिससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो। ठीक है, कंट्रोल तो हमने कर लिया, जो रिस्क उसमें आ रहे थे वो हमने क्या कर लिए, कंट्रोल कर लिए। तो हमारे पास लास्ट जो हमारा रहता है इम्प्रूवमेंट, टाइम के साथ हमें खुद के प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी हमें करना होता है। तो ये हमारा रहता है क्वालिटी इम्प्रूव। इसके 4 हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। जो हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ हमें सचेत नहीं करेगी कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस को कैसे, मतलब हमने बनाया है, ये बताएगी नहीं, सिर्फ हम कैसे क्वालिटी को अचीव करेंगे वो हमारे पास ये हमें हेल्प करती है, हमें बताने में। अब जो हमारा क्यूएमएस सिस्टम है, क्यूएमएस सिस्टम के बारे में डेफिनेशन पता लगी, उसके क्या क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो हमें समझ आ गया। अब इसके क्या गोल हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। ठीक है, वो रहेगा इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यूएमएस हमारा हैंडल कर रहा है हर चीज़ को, तो क्यूएमएस के हम क्या करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिस मेडिसिनल प्रोडक्ट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो जिस पर्पज़ के लिए हमने उसको बनाया है वो उसमें फिट होना चाहिए। ठीक है, उसका यूज़, उसके जो हमने पहले बनाया है, जो हमने सोचा है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का काम करना चाहिए, वो वैसा काम भी करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसकी रहती है, क्यूएमएस की रहती है। और दूसरा क्या रहेगा, इसका गोल रहता है कि हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, मींस जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगी, जैसे इंडिया की कोई गवर्नमेंट बॉडी है, एफडीए है, या कोई और एनडीए वगैरह, इन सब के हमारे पास क्या रहता है, इन सब को कंपाइल करे। ठीक है, ये इसका मेन गोल रहता है।
और इसका एक और रहता है कि अगर डिफेक्टिव पीस है ना हमारे पास, तो वो हमारे पेशेंट तक नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर हमारे पेशेंट तक डिफेक्टिव पीस हमारा जाता है तो उससे क्या होगा, उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो क्वालिटी है, वो हमारे जो हमारा पेशेंट है उसके लिए रिस्की हो सकती है। ठीक है, ये रहता है। ये हो जाते हैं हमारे गोल। ठीक है, 3 तरह के हमने गोल बताए। ठीक है, आगे हमने इसमें और बताया, इसकी डेफिनेशन बताई है। ठीक है, इसके 4 जो मेन रहते हैं वो बताए हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब जो मेन रहता है वो आता है उसकी बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, हमें क्यों QMS चाहिए, QMS सिस्टम है क्या, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, QMS सिस्टम हमारा हैंडल कर रहा है सभी चीज़ों को। ठीक है, वो एक ऐसी मैनेजमेंट के जैसे काम कर रहा है जिसके पास हर एक चीज़ की डिटेल होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उसको पता होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो एनहांस हो रही है। ऑब्वियसली होएगी, वो तो सर्विस एनहांस हो रही है। ठीक है, और वेस्ट है जो रिसोर्सर का, जैसे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब QMS ने क्या किया, देखो QMS ने बोला कि एक स्टाफ मेंबर है। ठीक है, एक स्टाफ मेंबर है, उसको क्या करना है जी, उसको इक्विपमेंट को चलाना है। ठीक है, उसको ऑन कर दिया उसने इक्विपमेंट को। ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही रहेगी कि आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद ये क्या करेगा, उसको ऑफ करेगा आकर। ठीक है, इसने उसको अपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। ठीक है, तो अगर ये स्टाफ मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है तो ये सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, इक्विपमेंट ऑन नहीं होगा, ऑफ तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से QMS हमारी जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स हमारे क्या रहेंगे, रिसोर्स रहते हैं कि हमारे पास चाहे वो चाहे मैन हो कोई, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे कोई रॉ मटेरियल हो, जो भी हमने हमारी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो ये वेस्ट नहीं होने देगा। क्या करेगा, वेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस कर देगा रिसोर्स के वेस्ट को, चाहे वो टाइम का हो, चाहे हमारे मटेरियल का हो, चाहे कोई स्टाफ मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हो। QMS सारी चीज़ को हैंडल कर लेगा। इम्प्रूव करता है हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। ऑब्वियसली अगर हमारी सर्विस अच्छी होगी, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो क्या होगा, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होगा। उसको हाई क्वालिटी का सब कुछ चाहिए होता है तो वो उसको मिल रहा होगा। और इम्प्रूव करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, और इम्प्रूव करेगा बॉटम लाइन को। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा होगा, कस्टमर खुश है, कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट ले रहा है, और क्या हो रहा है, प्रॉफिट हमारा एनहांस हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये रहता है QMS। अब जो अगला रहता है ना, वो इसमें कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहते हैं हमारे पास, किसके, PQS के, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के। इसमें हमारे पास रहता है मैनुअल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, रिकॉर्ड। ठीक है, ये सारे हमारे क्या रहेंगे, इसके डॉक्यूमेंट रहेंगे। इनसे ही हमें पता लगता है कि हमें क्या करना है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या हमारा काम है, कैसे हमें क्वालिटी को एनहांस करना है। ये सारी चीज़ें हमारी इन चीज़ों से हमें पता लगता है। मैनुअल हमें, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना मैनुअल हमें क्या करता है, किसी भी इक्विपमेंट का मैनुअल है तो वो क्या करेगा, हमें इंस्ट्रक्शंस देगा कि हमें कैसे काम करना है, सावधानियों के बारे में बताएगा। पॉलिसीज़ हमारे बताएगी कि हमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोसीजर हमें क्या फॉलो करना है, वर्क इंस्ट्रक्शन कैसे हमें खुद को रिस्क से बचाना है, रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहेगी, QS जो हमारा क्वालिटी सिस्टम है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमारी हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो TQM रहता है। TQM हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो TQM हमारा क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब तक हमने क्या पढ़ा, QMS का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके गोल्स पढ़े, उसके बेनिफिट पढ़े। ठीक है, तो अब हमारा जो रहता है, ये तो हमारा हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। TQM क्या हो गया, हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। तो इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है। जो TQM है वो हमारा 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास, टोटल। सेकंड क्या है, क्वालिटी। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट। तो जो हमारा टोटल होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, होल, मीन्स सारा, सारा का सारा। ठीक है, क्वालिटी मतलब डिग्री ऑफ एक्सीलेंस कह सकते हैं, या कोई हमारा प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, रॉ मटेरियल है, वो 0 डिफेक्ट के साथ है तो
उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे। मैनेजमेंट हमारी क्या आएगी, थर्ड आएगी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है कि जो मैनेज करे हमारे एक्ट को प्लानिंग करे कि हमें कब कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, तो उसके बारे में हमारे पास क्या हो जाता है, मैनेजमेंट। 3 चीज़ों से मिलकर बन गया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो सर हमारे डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग थे ना, उन्होंने इसको बनाया था, इस कंसेप्ट को बनाया था कि हमारा ये हेल्प करेगा सारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने में, ठीक है। और ये जापान में आया था, कब आया था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड थी तब आया था, ठीक है। और ये 1950 में ओरिजिनेट हुआ था, मतलब बना था, बट पॉपुलर हमारा कब हुआ था, 1980 में पॉपुलर हुआ था। TQM को कैसे डिफाइन किया था उन्होंने कहा था कि ये आर्ट ऑफ हैंडलिंग है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, परफेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये रहता है आर्ट ऑफ हैंडलिंग। वही है कि हमें कोई चीज़ कैसे हैंडल करनी है। फॉर एग्जांपल हमसे एक पानी का गिलास मंगाया, मम्मा ने पानी का गिलास मंगाया, तो हमने क्या किया कि उसको एक ट्रे में हमने रखा और उसको हम लेके जा रहे हैं। अब अगर हम उसको गिरा देंगे, हमारी आर्ट ऑफ हैंडलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम उसको परफेक्ट तरीके से मम्मा तक वो पहुंचा देते हैं तो क्या होगा, हमारी आर्ट ऑफ हैंडलिंग अच्छी होगी। और हमने जो अचीव करना था, मतलब हमें पानी का गिलास हमें क्या करना था, अपनी मम्मी के पास पहुंचाना था, तो वो क्या हो गया, हमने पहुंचा दिया, हमने उसको अचीव कर दिया। मम्मा ने हमें क्या कहा कि वेरी गुड, ठीक है। उन्होंने हमें मतलब अचीव करने के बाद हमें शाबाशी दी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यही चीज़ सेम हम क्या करेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में यूज़ करेंगे, हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज़ करेंगे कि हमें कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे हमें क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है। ये रहता है। अब आगे आ जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंटिन्यूस हमने क्या करना है, हमारे जो हमारी क्वालिटी है उसको एनहांस करना है, ठीक है। ये रहता है मेन इसका, ये लिखा हुआ है इसमें, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना है किस एरिया में, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, सर्विस का हो, एम्प्लॉय का हो। एम्प्लॉय के रिलेशन, आपस में रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए उनके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साथ में काम करना है, टीम वर्क बढ़ेगा इससे, ठीक है। कंज्यूमर का और बिजनेस का रिलेशन हो, वो सारी चीज़ों को इसमें क्या करेगा, अपने उसको इम्प्रूव करता है। उससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। TQM अगला जो हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव इसका, कि एक मेथड है जिसमें हमारे पास मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, किसका, क्वालिटी का, क्वालिटी एनहांस होगी। यही हमारा इसका सेकंड रहता है। देखो थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, ये हमारी हो गई कंपनी मैनेजमेंट, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, QMS के जैसा ही कुछ ऐसी जो क्वालिटी को मैनेज करे, ठीक है, ये होगी। उसका रिलेशन किसके साथ है, सर्विस के साथ भी होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ भी रहेगा, गुड्स के साथ भी रहेगा, और एम्प्लॉय का आपस में भी रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। गुड्स, अगर हमारा एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा है, सर्विस हम अच्छी दे रहे हैं, तो हमारी गुड्स क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी, हमारा प्रोडक्ट कैसा होएगा, अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जो हमारे करैक्टरिस्टिक रहते हैं, या 6C हम कह सकते हैं हमारे TQM के, वो हमारे ये रहते हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक के बारे में अगर कोई कहे तो हम क्या लिखेंगे, कमिटेड मैनेजमेंट करता है, कम्युनिकेशन करता है, क्लोजर रिलेशन विद हमारे कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है, क्लोजर प्रोवाइडर रिलेशन, और बेंचमार्किंग करता है। बेंचमार्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है, अगली यूनिट जो हमारी 6th है वो हम इसमें कवर करेंगे, बेंचमार्किंग, ठीक है। आगे जो 6C की अगर बात करें, अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि 6C क्या है हमारे TQM के, तो हमारे पास है कमिटमेंट मतलब हर एक एम्प्लॉय का कंपनी के साथ कमिटमेंट है, ठीक है, कि हम आपकी क्वालिटी को एनहांस करने में हेल्प करेंगे। कल्चर कैसा है, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, कस्टमर फोकस, कोर रिलेशन, और ये सारे हमारे कंटिन्यूस इम्प्रूव हमारे क्या रहते हैं, 6C में आते हैं हमारे TQM के।
अगला जो आ जाता है TQM में ही पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे कवर कर लिया है इसके ऑब्जेक्टिव, ये हमने डेफिनेशंस कवर कर ली हैं, कंसेप्ट इसका पता चल गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव समझ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद उसके करैक्टरिस्टिक और उसके 6C हम समझ चुके हैं। और अब आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या रहता है TQM का, जो TQM को हमारे हमको अचीव करना है उसके लिए हम कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं वो रहते हैं। तो सबसे पहला रहता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आएगा कि मैनेजमेंट जो मैनेज करने वाली है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है, ठीक है, जो अथॉरिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। और सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे काम करना है, फिर आगे उसको मतलब उसको करेंगे। अब हमने प्लानिंग के बाद क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि क्या जो हमने प्लानिंग करी थी क्या वो हमने प्रॉपरली परफॉर्म की है या नहीं की है, वो रहेगा। चेक कर लिया, चेक के बाद हम उस पर एक्ट लेते हैं, उसको रिवाइज करेंगे या हम उसको कहेंगे कि ये परफेक्ट है। ठीक है, तो वो मतलब रेगुलर बेस पे चलने लग जाता है हमारा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसकी रहेंगी, मैनेजमेंट की रहेंगी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय ही हमारी हर एक चीज़ को परफॉर्म करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल को अंदर लेके आना होता हो, चाहे रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बनानी हो, या रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना भी हमारा एम्प्लॉय करेगा। एम्प्लॉय के रूप में कौन, सर्विस जो सप्लायर होगा। ठीक है, वो ठीक है, ये रहता है। इसमें हमारे पास क्या रहेगा, उसके क्या प्रिंसिपल रहेंगे, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, एक्सीलेंस टीम होगी, मेजरमेंट और रिकॉग्नाइजेशन, सजेशन, स्कीम, अगर कोई स्कीम आती है तो वो भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे प्रिंसिपल रहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर हमें TQM को अचीव करना है तो अगला जो रहता है हमारा वो रहता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक मेजरमेंट करते हैं, एक्सीलेंस टीम, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस मैनेजमेंट, अटेन, मेंटेन एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स, ये रहते हैं। अगला जो रहता है वो हमारे पास क्या रहेगा, कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस से भी हम क्या कर सकते हैं, TQM को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप विद सप्लायर, सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करके उससे अपनी इन्फॉर्मेशन कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, वो पता करके। ठीक है, इंटरनल कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप। इंटरनल कस्टमर मैंने आपको पिछली यूनिट्स में बड़े अच्छे से समझाया है कि इंटरनल कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो। मीन्स कभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे ना विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे एम्प्लॉय होंगे वो ही हमारे कस्टमर बन जाते हैं कभी कभी, तो उनके बारे में भी हमें होना चाहिए। ठीक है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद हमारे जो हमारा क्वालिटी है, ठीक है, उसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये हमारे पास रहता है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड, मतलब हमें प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करना है वो थिंक करना है। हैंडलिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस विच आर रिजल्टेड ओरिएंटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। आगे आ जाता है अगला जो इसमें रहता है, एक प्रिंसिपल हमारा ऐसा भी है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम फैक्ट होगा ना, जो सच होगा उससे ही हम डिसीजन लेंगे। ओपिनियन हमारा डिसीजन कभी नहीं होगा। जो हम मतलब इन फैक्ट के अंदर हम क्या कर सकें, हम परफॉर्म कर सकें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट दे सके वो ही हम करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हवा में बातें छोड़ दी कि हाँ जी ऐसे होगा तो शायद ये होगा। ओपिनियन के बेस पे हम कभी नहीं डिसीजन लेंगे। ठीक है, आगे जो हमारे पास रहता है TQM में वो हमारे रहते हैं एलिमेंट ऑफ TQM। अगर हमारे पास 5 या 10 नंबर में हमारा TQM आ जाता है तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। वैसे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर के अकॉर्डिंग हमें ये लिखना होता है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या आ जाता है, एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट में हमारा सबसे पहला होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। ठीक है, अगला जो आता है हमारे पास वो रहता है बिल्डिंग ब्रिक्स।
ठीक है। उसके बाद आता है बाइंडिंग मोर्टल और फोर्थ हमारा रहता है रूफ। अब इन चारों के आगे 2-2 3-3 टाइप हैं, आगे 2-2 3-3 एलिमेंट हैं जो इन सब को बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला रहता है एथिक्स फाउंडेशन का, दूसरा रहता है इंटेग्रिटी, थर्ड रहता है ट्रस्ट। बिल्डिंग ब्रेक में ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, बाइंडिंग मोर्टल में कम्युनिकेशन। बाइंडिंग मोर्टल तो एक इस तरीके के बाइंडिंग कैसे हो सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बाइंड कैसे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से हो सकते हैं। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। रूफ हमारी छत कौन सी है, रिकॉग्नाइजेशन हमारी छत रहती है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रहता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में सबसे पहला कौन सा था, इथिक्स। इथिक्स हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के इथिक्स या किसी इंडिविजुअल पर्सन के इथिक्स। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन वाले में इसमें रहेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए ये बिजनेस कोड हम बनाते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस सेटअप करते हैं कि कैसे उन्होंने उनके वर्क को परफॉर्म करना है। और इंडिविजुअल जो हमारे इथिक्स रहते हैं वो ये रहते हैं, ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गए कि क्या अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको हम निकाल सकते हैं। बट अगर इंडिविजुअल इथिक्स की हम बात करें तो ये वो इथिक्स होंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, उसके राइट के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, उसके अधिकारों के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, तो हमारा जो इंडिविजुअल इथिक्स है वो क्या करेगा, उसके खिलाफ, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये हमारा रहता है इंडिविजुअल इथिक्स। अगला जो हमारा है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में हमारे किसी भी बिजनेस में, किसी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में सबसे पहली जो बात रहती है वो है होनेस्टी। मीन्स कि हम ईमानदार रहें, हमारे मोरल जो हैं वो हमारे रहें, ठीक है, वैल्यू, फेयरनेस, सिंसेरिटी, ठीक है, इन सब का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगला जो रहता है ट्रस्ट। ट्रस्ट चाहे किसी भी वर्क में हो, किसी रिश्ते में हो, किसी भी चीज़ में हो, ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बिना हमारा TQM बिल्ड करना हमारा मुश्किल है। इसका फ्रेमवर्क भी हम ट्रस्ट के बिना नहीं बना सकते। ये हमारा एसेंशियल है कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। इस तरीके से जो सेकंड हमारा, अब ये एलिमेंट हो रहा है सेकंड, ठीक है। फर्स्ट के हमने 3 पढ़ लिए, अगला जो सेकंड है वो है बिल्डिंग ब्रिक्स। इसमें सबसे पहला क्या रहता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, ताकि हम उनसे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फंक्शन करा सकें, ठीक है, जो हमें चाहिए वो हम करा सकें, ठीक है। हमारे स्किल्ड पर्सन हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के माध्यम से हम बताएंगे कि हाँ जी आपको ये काम करना है। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्हें काम क्या करना है तो क्या हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये रहता है। उससे अगला जो रहेगा हमारा वो रहता है टीम वर्क। अब हमारे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ अगर बात ही ना करे, कम्युनिकेशन ही इनका कम हो जाए, ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ स्टेबल रह के काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा टीम वर्क है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। अब जो सेकंड एलिमेंट का हमारा थर्ड रहता है वो है लीडरशिप। लीडरशिप हमारा क्या है कि जो हमारे वो होंगे ऊपर वाले मैनेजमेंट के होंगे, टॉप मैनेजमेंट होगी, वो हमारी क्या करेगी, नीचे वालों को क्या करेगी, गाइड करेगी, डायरेक्शंस देंगी, ठीक है, ताकि उनको पता लगे कि उन्हें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, क्या उनका सिस्टम रहेगा, वो उसको बताएगी। लीडरशिप एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, लीडर, जो हम सबको समझे, नीचे वाली जो हमारी सब ऑर्डिनेट हैं उनको गाइड कर पाए, ठीक है। अगर किसी को खुद ही कुछ नहीं पता तो वो नीचे वाले को क्या गाइड कर पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये रहता है। आगे आ जाता है बाइंडिंग मोर्टल। बाइंडिंग मोर्टल मैंने बता दिया, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बाइंड रह सकते हैं, एक दूसरे को कैसे बाइंड कर सकते हैं, अपनी बातों से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से कर सकते हैं।
कम्युनिकेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। एक सेंडर है जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज सेंड कर रही हूँ या आपकी तरफ एक वीडियो भेज रही हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, अगर मैंने एक अच्छी गुड कम्युनिकेशन नहीं रखी तो क्या आप मेरा कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से एक मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें आइडिया रहता है कि हमें कैसे बात करनी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन के जैसे हमारे काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है रूफ। रूफ में हमारे पास क्या आता है? रिकॉग्नाइजेशन रहता है। इसमें हमारे पास ये हमें प्रोवाइड करता है सजेशन एंड अचीवमेंट, कि हमें टीम को कैसे उनको हम गाइड भी कर रहे हैं, उनको हम बता भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब उनकी अचीवमेंट को भी हमने क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। ठीक है, ये हमारा रहता है। आगे हमारे पास जो हमने ये 6 पीछे हमने वो पढ़े हैं ना, 6 सी, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हमें नॉलेज होनी चाहिए, कुछ खास नहीं बट थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए। कमिटमेंट सबसे पहला था उसमें, तो इसमें हमारे पास क्या रहता है? 6 सी रहेंगे, 1 2 3 4 और 5, और एक 6 और रहता है, वो रहता है हमारे पास कोऑपरेशन। ठीक है, ये रहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रहता है जो वो रहता है कमिटमेंट। कमिटमेंट हमारा क्या है? हर एक पर्सन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको हम क्या करेंगे? एक कमिटमेंट में मतलब अपने साथ कमिट करवाएंगे उसको कि हाँ वो हमारी हेल्प करेगा हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, हमारे उसके ज़रूरतें होंगी वो हम देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट करेंगे, बट बदले में वो हमें क्या करेगा? हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहेगा वो। ठीक है, सेकंड जो रहता है वो रहता है कल्चर। कल्चर हमारे क्या है? ये एक प्रॉपर हमारे पास क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रक्शंस रहेंगी जिसका डायरेक्ट अफेक्ट भी पड़ता है हमारे प्रोडक्ट पे। अब कल्चर को हम क्या कह सकते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारे प्रोडक्ट अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा? नहीं बनेगा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है हमारे पास कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब ये नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट बना दिया और हमारा कस्टमर उससे सेटिस्फाई भी हो गया, बट कुछ टाइम के बाद कस्टमर को लगा कि हमारे पास इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट हमने इसको इम्प्रूव नहीं किया, तो क्या हमारे कस्टमर रेगुलर रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी हमें करना पड़ता है। उससे अगला आ जाता है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस हमने पूरी यूनिट में, पिछली में, फर्स्ट यूनिट में कस्टमर फोकस ही पढ़ा है। कोई कस्टमर फोकस ऐसा रहता है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, वो हमें समझनी है और उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उसके पास हमें क्या करना है? 0 डिफेक्ट प्रोडक्ट ही हमें क्या करना है? हमारे कस्टमर तक पहुंचाना है। ये हमारे रहते हैं कस्टमर फोकस। उससे अगला जो रहता है वो रहता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल किसको करना है? जो हमारी डेविएशंस आ रही हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई डेविएशन आ रही है, डेविएशन का मतलब होता है कमियां आ रही हैं, कोई कमी आ रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में, उसको हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे? एक प्लानिंग करेंगे, फिर उसको डू चेक एक्ट, यही हमारी क्या रही थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी हमारी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसको कंट्रोल किया जाता है। एक टर्म रहती है हमारे पास PDCA, यही है हमारे पास, वो रहती है प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, ये एक साइकिल है जिसको हमारे सर डैमिंग सर ने दिया था, जिसको डैमिंग साइकिल के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, जो ये साइकिल है उसमें हम सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उसको एक्ट भी करते हैं उसके ऊपर। तो ठीक है, ये हमारी हेल्प करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, किसी सर्विस से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ को क्या करेगा? इम्प्रूव करवाएगा।
आगे ये थोड़ा सा इसमें मीनिंग बता दिया है। मीनिंग हमारा प्लानिंग में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि हमें क्या चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया, उसको हमने हैंडल करा, हैंडल करने के बाद हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सप्लायर पे भेजा, सप्लायर ने उसको क्या करा, कंज्यूमर तक पहुंचाया। तो इस तरीके से हमारा ये प्लानिंग हमने कर ली है। बट अब उसको क्या करना है, उस प्लानिंग को हमें परफॉर्म करना है। परफॉर्म कैसे करेंगे, हमारे पास इम्प्लीमेंट करके हम क्या करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे। अब जो प्लानिंग हमने कर दी है उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तब तक हमारा रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमने प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, स्मॉल स्केल पे हम उसको करेंगे। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में हमारे पास क्या डिफरेंस रहता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्मॉल स्केल होता है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा बट मैं बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास स्मॉल स्केल रहता है जो, उसमें हम थोड़ी अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट बना के देखते हैं, उसमें लैब स्केल पे हम प्रोडक्ट बना के देखते हैं, ठीक है। जो लार्ज स्केल रहता है, जो हमारा स्मॉल स्केल वाला था उसका सेम फॉर्मूला हम लार्ज स्केल में यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं और लार्ज प्रोडक्शन हमारा हम बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो चेक करने का रहता है। चेक में हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। जो हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट में कौन आया, प्रोडक्ट आया, ठीक है। प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट हमारा जो हमने पहले प्लान किया था उसके साथ कंपेयर करने पे हमारे पास सही रहा, क्या वो हमारी जो हमारी एक्सेप्टेशन थी, हमें जो उम्मीदें लगाई थी, क्या वो उस पर खरा उतरा। तो ये हम इसमें चेकआउट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्या उसमें कोई रिस्क तो नहीं आया, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगला आ जाता है एक्ट। अब अगर हमारा सब कुछ परफेक्ट रहा, हमने मॉनिटर कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। मतलब सेम चीज़ें चलती रहेंगी, हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, हमारा बिजनेस बन जाएगा, ठीक है। अगर वो सेम नहीं रहा, अगर वो कुछ उसमें थोड़ा बहुत कमी आई, तो हम क्या करेंगे, उससे लर्न करेंगे कि हमारी क्या मिस्टेक रही है, कैसे हमने साइकिल को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। वो सब हम इसमें चेकआउट करते हैं। आगे जाती है हमारे पास TQM की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। उसमें एडवांटेज क्या रहेंगी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय मोरल बूस्ट हो रहा है, ठीक है। एरर कम हो रही हैं, रोल उनके जो थे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे एम्प्लॉय की, वो क्लियर है। इंक्रीज हो रहा है टीम वर्क, लोअर कॉस्ट हमें पड़ रहा है क्योंकि हमें रीवर्क नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। और रिड्यूस कर रहा है वेस्ट को, इम्प्रूव कर रहा है रेपुटेशन को। डिसएडवांटेज क्या है, जो इसका कॉस्ट रहता है ना वो हाई रहता है, कि हमें पहले प्लानिंग करेंगे, हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, एक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा क्या रहता है, इसको मतलब बिल्ड करना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। और बेनिफिट ऐसे मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग कर लिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें 70 बार हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक बिजनेस क्या रहेगा, सक्सेसफुल बिजनेस रहेगा, ठीक है। वर्कर्स हमारे क्या कर सकते हैं, अगर बार बार हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क आएगा, तो हमारे जो वर्कर हैं वो इसके खिलाफ हो जाते हैं कि बार बार इसमें हमारा जो हमें प्रिंसिपल्स उन्हें बार बार समझाने पड़ रहे हैं, तो वो दिक्कत रहती है। आगे थोड़े से इसमें बेनिफिट लिखे हुए हैं। बेनिफिट में हमारे पास आ जाता है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होगा, जो ओनर है हमारा, जिसकी कंपनी है, वो भी हमारा क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा। कंटिन्यूस हमारी क्या हो रही है, क्वालिटी एनहांस हो रही है, ठीक है। हमें लीडर मिल रहा है, लीडर हमारा क्या करेगा, एक्टिव होना चाहिए। वो हमारी क्या करेगा, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेकआउट करता है, उसको पता होता है कि कैसे उसको काम करना है, कैसे उसको फर्दर गाइड करना है, और कंटिन्यूस इससे इम्प्रूवमेंट होगा। ये रहता है हमारा TQM। आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमारे पास था QMS, हमने कर लिया, ठीक है। QMS के बेसिक हमें पता लग गया, उसके गोल पता लग गए थे, उसके बेनिफिट, उसके हमारे पास क्या उसके स्ट्रक्चर थी डॉक्यूमेंटेशन का। फिर हमने TQM शुरू किया, TQM की डेफिनेशन क्लियर है। ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव के बाद हमने उसके करैक्टरिस्टिक 6C के बारे में, और हमारे पास प्रिंसिपल हमने देख लिए, और एलिमेंट हमने चेकआउट कर लिए। अब हमारे पास इसमें इसका जो हमारे पास एलिमेंट के बाद आया था वो था हमारे पास 6C की प्रॉपर डेफिनेशंस थी, वो हमने कवर कर ली। उसके बाद हमारे पास एक ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं आप इसको, जो हमारा कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
PDCA, इसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड फर्दर आ गया बेनिफिट। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे 6 सिग्मास रूल को, ठीक है। अगर 15 नंबर में TQM आता है तो ये इनफ है हमारे पास, इतना लिखना इनफ है। वैसे 15 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, वो सब पार्ट में आता है। TQM आ गया, साथ में 6 सिग्मा रूल दे दिया, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से प्रिपेयर हमें करना पड़ता है। और ऐसे ही नोट्स के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। एम फार्मा QA हब हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारी इंस्टा ID बायो में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे नोट ले सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं। थैंक यू।